तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी, लेखपाल और आरओएआरओ जैसे एग्जाम्स के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम जो भी डेटा और एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो एग्जाम ओशन के प्रीमियम कंटेंट पर आधारित है। तो ये कोई आम चर्चा नहीं है। हाँ, और देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ना, तो ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। सही बात है। जमीन की कितनी डिमांड है यहाँ, ये तो सबको पता है। 1 इंच खाली जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एग्जाम ओशन के नोट्स कहते हैं कि यूपी में अचानक से 500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की हरियाली बढ़ गई है। जो कि अपने आप में एक चमत्कार लगता है। मतलब कोई भी सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वही तो, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और आज का हमारा मेन फोकस ISFR 2023 यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का यही यूपी स्पेशल डेटा है। चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। हाँ, और डिकोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ना, वो सिर्फ नंबर्स रटने लगते हैं, जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी हो। बिल्कुल, जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में हमेशा गलत होता है। एग्जैक्टली अगर आप इस नंबर्स के पीछे का विज्ञान नहीं समझेंगे तो नेगेटिव मार्किंग पक्की है। इसलिए एग्जाम ओशन का अप्रोच मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डर दिया है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट बिल्डर से ही शुरू करते हैं। मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए मैं लखनऊ से कानपुर हाईवे पर जा रहा हूँ और रास्ते के दोनों तरफ हजारों पेड़ लगे हैं, बहुत हरियाली है। और दूसरी तरफ हमारे लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क के पेड़ हैं। तो क्या फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टेक्निकल रूप में दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्निकली ये दोनों एकदम अलग है। और यहीं पर वो सबसे ज़रूरी नियम आता है जिसे हम 1 हेक्टेयर का नियम कहते हैं। 1 हेक्टेयर का नियम, ये थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जो हाईवे के किनारे पेड़ लगे हैं ना, चाहे वो हजारों क्यों ना हो, उन्हें वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर नहीं माना जाएगा। फॉरेस्ट कवर कहलाने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी? पहली शर्त यह है कि जमीन का वो टुकड़ा कम से कम 1 हेक्टेयर से बड़ा होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि वहाँ कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। वेट एक सेकेंड, ये कैनोपी डेंसिटी थोड़ा टेक्निकल हो गया। अगर इसको एक आम स्टूडेंट के नजरिए से समझना हो तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए एक ड्रोन आसमान से सीधे नीचे देख रहा है। ठीक है। अगर नीचे की कुल जमीन का 10% या उससे ज्यादा हिस्सा पेड़ों की पत्तियों और शाखाओं से ढका हुआ है, यानी आसमान से जमीन दिख ही नहीं रही है, तो उसे 10% से ज्यादा कैनोपी डेंसिटी कहेंगे। अच्छा, तो मतलब अगर पेड़ इतने दूर दूर हैं कि 90% जमीन वैसे ही दिख रही है, तो वो फॉरेस्ट कवर नहीं है। एकदम सही। तो हाईवे के पेड़ या किसी छोटे पार्क के पेड़, क्योंकि वो 1 हेक्टेयर से कम एरिया में होते हैं, वो वृक्षावरण यानी ट्री कवर की श्रेणी में आते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। मतलब एग्जाम में 1 हेक्टेयर वाला फैक्टर ही टॉपर बनाता है। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी था। हाँ, और ये डिस्टिंक्शन FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बहुत ध्यान से मेजर करता है। तो इस पैमाने पर अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट था कि देश का 33.33% हिस्सा जंगलों से ढका हो। लेकिन अभी हम 25.17% पर ही हैं। लेकिन इसमें यूपी वालों के लिए गर्व की बात यह है कि एग्जामिनेशन के डेटा के मुताबिक पूरे देश में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बढ़ाने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर और पहले पर छत्तीसगढ़ है। यूपी ने करीब 557.19 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है, सच में। डाउट कैसा? देखिए, हर साल मानसून आते ही सरकारी पौधारोपण अभियान शुरू हो जाते हैं। पेपर में आता है कि 45 करोड़ पौधे लगाए गए। हाँ, ये तो हर साल की न्यूज़ है। तो हम सब जानते हैं कि उनमें से कितने पौधे अगले मौसम तक बचते हैं। वो आधे तो सूख जाते हैं या जानवर खा जाते हैं। तो क्या ये 557 वर्ग किलोमीटर का डाटा सिर्फ उन्हीं सरकारी कागजों पर आधारित एक भ्रम है जो शायद सच में हो ही ना? मैं समझ रही हूँ आपका सवाल, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। FSI किसी भी सरकारी दावे या लगाए गए पौधों की गिनती पर निर्भर नहीं करता। ओ, ऐसा क्या? तो फिर वो ये डाटा लेते कहाँ से? ये डेटा बिल्कुल साइंटिफिक होता है। FSI सीधे सैटेलाइट डेटा का यूज करता है, जैसे रिसैट और कार्टोसैट जैसे एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। यानी वो सीधे स्पेस से इस हरियाली को मॉनिटर कर रहे हैं।
बिल्कुल। इन सैटेलाइट्स में ऐसे सेंसर्स होते हैं जो पत्तों के क्लोरोफिल के रिफ्लेक्शन को पकड़ते हैं। तो वो बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि नीचे गन्ने का खेत है, घास का मैदान है या एक सचमुच का घना जंगल है। क्या बात है। तो मतलब जो 557 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी आई है वो जमीन पर सच में मौजूद है, वो कागजी नहीं है। सही बात है, वो सचमुच की कैनोपी है जो बड़ी है। ये जानकर वैसे काफी अच्छा लगा। तो अब आते हैं उन एग्जैक्ट नंबर्स पर जो पेपर में सीधे सीधे छपते हैं। यूपी का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और एग्जाम ओशन के अलर्ट सेक्शन में एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हाईलाइट किया गया है जहां बच्चे फंसते हैं। यूपी का टोटल ग्रीन कवर 9.96% है। और यही वो नंबर है जो एग्जाम में एक ट्रैप बन जाता है। बिल्कुल, कैसे, मैं बताता हूँ। एग्जाम में सवाल आएगा उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर कितना है, और पहला ही ऑप्शन होगा 9.96%। और प्रेशर में बच्चे उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। वही, जबकि सच्चाई ये है कि 9.96 तो टोटल ग्रीन कवर है। अगर इसको ब्रेक करें तो फॉरेस्ट कवर सिर्फ 6.24% है और ट्री कवर 3.72% है। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। 6.24 और 3.72, इन दोनों को मिलाकर बनता है 9.96। तो एग्जाम ओशन के इस अलर्ट को सभी एस्पिरेंट्स बिल्कुल मार्क कर लें। कंफ्यूज मत होना। लेकिन इस डिटेल रिपोर्ट में एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे भी थोड़ा चौंकाया। वो क्या था? इसमें लिखा है कि यूपी में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी सरकारी फॉरेस्ट एरिया के बाहर 81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर जंगल सरकारी जमीन पर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये कहां से आ गए? यही तो इस पूरी रिपोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और यहाँ एंट्री होती है यूपी के आम किसानों की। इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी कहते हैं। अच्छा, जैसे पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में लोग करते हैं। हाँ, वहाँ किसानों ने क्या किया है कि अपनी नॉर्मल फसलों के साथ साथ खेत की मेड़ पर कमर्शियल पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। जैसे पॉपुलर हो गया, यूकलिप्टस हो गया। क्योंकि उसमें उनको आर्थिक सुरक्षा मिलती है ना। सही पकड़ा आपने। अगर बाई चांस फसल खराब भी हो जाए तो इन पेड़ों की लकड़ी को प्लाईवुड या पेपर मिल में बेचकर वो अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन बन गई है जहां इकोनॉमी भी चल रही है और सैटेलाइट इसको हरियाली के रूप में कैप्चर करके 49 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी दिखा रहा है। बिल्कुल। अब हम स्टेट एवरेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जिलों की बात करते हैं, क्योंकि ये हरियाली पूरे 75 जिलों में बराबर तो बनती नहीं है। हाँ, जिलों का डेटा तो मैच द कॉलम में बहुत पूछा जाता है। एग्जाम ओशन के डेटा के हिसाब से इस लिस्ट में सोनभद्र हमेशा की तरह टॉपर है, एरिया और परसेंटेज दोनों में। दोनों में एरिया के हिसाब से देखें तो 2407.87 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में पूरे जिले का 34.87% हिस्सा जंगलों से ढका है। सोनभद्र नंबर 1 पर है। और अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल भदोही में है, सिर्फ 5.22 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन है जहाँ एस्पिरेंट्स फिर फंसते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल भदोही में है, पर सबसे कम परसेंटेज कहाँ है? वो संभल में है। वहाँ केवल 0.50% वनावरण है। और इसी के साथ एक और फैक्ट ऐड कर दूं, सबसे ज्यादा वृद्धि जिस जिले ने दर्ज की है वो है झांसी। झांसी ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है। पर मेरा एक सवाल है आपसे। पूछिए। सोनभद्र में ही सबसे ज्यादा जंगल क्यों हैं? मतलब वहाँ की सरकार कुछ अलग कर रही है, या लोग वहाँ ज्यादा अवेयर हैं, या सिर्फ भूगोल का खेल है? ये 100% भूगोल और भूविज्ञान का खेल है। अगर आप गंगा के मैदानी इलाकों को देखें, जैसे संभल वगैरह, वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि वहाँ हर इंच जमीन सिर्फ खेती के लिए यूज होती है। हाँ, वहाँ तो पेड़ लगाने की जगह ही कहाँ है। लेकिन सोनभद्रा को देखिए, वो विंध्या और काइमुर पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। वहाँ मिट्टी पथरीली है, जमीन एकदम उबड़ खाबड़ है। तो वहाँ आप बड़े पैमाने पर गन्ने या गेहूं की खेती नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। और क्योंकि वहाँ खेती का प्रेशर कम है, इसलिए वहाँ के जो नेचुरल जंगल है, जैसे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, वो बचे रह गए। जैसे बबूल, खैर, पलाश। हाँ, और तेंदू, ये सब वहाँ की पथरीली मिट्टी और कम पानी में भी आराम से बढ़ते हैं। जबकि भदोही में खेती और कालीन उद्योग ने जमीन का बहुत दोहन किया है। भूगोल का ये कनेक्शन जानकर सच में बहुत क्लियर हो गया। और देखिए, जब आप उद्योग की बात करते हो ना, तो जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं रह जाते हैं, ये सीधे सीधे इकोनॉमी और राज्य के बजट से जुड़ जाते हैं।
हाँ बिल्कुल। अगर मैं यूपी के हालिया बजट की बात करूं, विशेष रूप से एग्जाम ओशन के नोट्स में जो 27 के प्रस्तावित बजट का रेफरेंस है, उसमें वानिकी के लिए 1610 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये तो एक काफी बड़ा अमाउंट है। और इसके साथ ही लखनऊ में कुकरेल नाइट सफारी के लिए 207 करोड़ का प्रावधान है। ये कुकरेल नाइट सफारी वाला पॉइंट ध्यान देने लायक है। सरकार अब जंगलों को सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं मान रही, वो उसे इको टूरिज्म के सेंटर के रूप में डेवलप कर रही है। क्योंकि जब वहाँ टूर गाइड या सफारी जीप चलाने वाले लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो खुद जंगलों और जानवरों को बचाएंगे। एग्जैक्टली। और रोजगार की बात आई है तो एग्जाम ओशन के नोट्स का वो मैच मेकिंग स्पेशल सेक्शन याद दिला दो। ये एग्जाम्स का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। हाँ, वो उद्योग और जिलों का मिलान करने वाले सवाल। हाँ, तो जैसे कत्था उद्योग है जो खैर के पेड़ से बनता है, वो मेन रूप से बरेली और नजीबाबाद में है। ठीक है। फिर बीड़ी उद्योग जो तेंदुपत्ते पर चलता है, वो मिर्जापुर और झांसी में है। और माचिस उद्योग जो सेमल और गुरेल के पेड़ों की लकड़ी से चलता है, वो सहारनपुर और बरेली में है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने घर में माचिस जलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं सहारनपुर या बरेली के पेड़ों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक चीज बताइए, क्या इन उद्योगों का इन्हीं स्पेसिफिक जिलों में होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? उद्योग का लोकेशन कभी भी कोइंसिडेंस नहीं होता। ये पूरी तरह से रॉ मटेरियल और नेचुरल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अभी हमने सोनभद्रा और विंध्या रीजन की मिट्टी की बात की ना। हाँ, पथरीली मिट्टी। मिर्जापुर और झांसी भी उसी रीजन का हिस्सा है। तेंदु के पेड़ को एक स्पेशल तरह का ड्रॉट स्ट्रेस चाहिए होता है, जो इस चट्टानी और सूखे इलाके में ही मिलता है। इस स्ट्रेस की वजह से ही तेंदु के पत्ते मजबूत और फ्लेक्सिबल बनते हैं। अच्छा, ताकि जब उन्हें सूखने के बाद बीड़ी बनाने के लिए मोड़ा जाए तो वो टूटे नहीं। सही समझे आप। उसी तरह माचिस उद्योग के लिए ऐसी लकड़ी चाहिए जो आग जल्दी पकड़े लेकिन अंदर से सॉफ्ट हो, जिससे आसानी से छोटी तीलियों में काटा जा सके। जैसा आपने सेमल और गुरेल बताया। हाँ, और ये तराई और भाबर क्षेत्र में आसानी से उगते हैं, इसलिए सहारनपुर बरेली बेल्ट उनकी प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है। क्या बात है, इस एनालिसिस ने तो पूरी पिक्चर ही बदल दी। और मुझे लगता है इसका एक सोशल एंगल भी है जिसको हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। राज्य वन निगम जब तेंदु पत्ता कलेक्ट करवाता है तो इससे एससी और एसटी कम्युनिटी के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। तो ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के बैलेंस का एक शानदार एग्जाम्पल है। सही कहा। तो चलिए आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा को थोड़ा समअप करते हैं। हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले वो 1 हेक्टेयर का नियम समझा जो फॉरेस्ट और ट्री कवर को अलग करता है। फिर हमने यूपी के 9.96% टोटल ग्रीन कवर का कैलकुलेशन समझा, जिसमें फॉरेस्ट 6.24 और ट्री कवर 3.72% है। बिल्कुल। और एग्जाम ओशन का अलर्ट याद रखना है सबको, इन नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हमने देखा कि कैसे सोनभद्र अपनी पथरीली मिट्टी के कारण हरियाली का राजा बना बैठा है। और बजट में इको टूरिज्म और वन उत्पादों से जुड़े जिलों के बारे में भी चर्चा की। ये सभी पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत लॉजिकल तरीके से जुड़े हुए हैं। और इस लेवल की डिटेल सिर्फ एग्जाम ओशन के प्रीमियम नोट्स में ही मिल सकती है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस विषय में और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस ISFR 2023 रिपोर्ट का डिटेल PDF एग्जाम ओशन के प्लेटफॉर्म से जरूर डाउनलोड कर लें। बिल्कुल। लेकिन इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एस्पिरेंट्स के लिए एक विचार उत्तेजक प्रश्न छोड़कर जाएं। अच्छा, हाँ बताइए क्या सवाल है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले एग्रो फॉरेस्ट्री और वन क्षेत्र के बाहर हरियाली बढ़ने की बात की थी। हाँ, वही यूकलिप्टस और पॉपुलर वाले पेड़। एक वक्त था जब सोशल फॉरेस्ट्री के नाम पर यूकलिप्टस को बहुत बढ़ावा दिया गया ताकि पेपर इंडस्ट्री को लकड़ी मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूकलिप्टस जमीन से इतना ज्यादा पानी सोखता है कि आज कई एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट यानी परिस्थिति की आतंकवादी कहने लगे हैं। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात है। तो सवाल यह है कि एक तरफ राज्य को इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए और किसानों को आर्थिक फायदा चाहिए, जिसके लिए जल्दी बढ़ने वाली लकड़ी चाहिए, और दूसरी तरफ हमारा ग्राउंड वाटर लेवल इतनी तेजी से गिर रहा है। तो एज अ फ्यूचर ऑफिसर, एक आगामी अधिकारी के रूप में आप इन दोनों चीजों के बीच, इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। इसका कोई रिटाया किताबी जवाब तो नहीं हो सकता। इसके लिए डीप एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए। एग्जैक्टली।
और वही तो हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स डेवलप करें। तो इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं पर रोकते हैं। एग्जाम ओशन के साथ अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए। अगली चर्चा में हम यूपी बजट को और डीपली कवर करेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए और हाँ, उस यूकलिप्टिस वाले सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।